कहानी की शुरुआत आसमान में उड़ते हुए एक पैसेंजर प्लेन से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर जैक आराम से बैठकर अपनी ड्रिंक तैयार कर रहा था। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर आराम से बैठे हुए थे, लेकिन तभी अचानक तेज हवाओं के झोंकों से पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। झटके इतने खतरनाक थे कि बिना सीट बेल्ट वाले पैसेंजर्स हवा में उछल पड़े और ऊपर लगे ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। तभी बढ़ते एयर प्रेशर से प्लेन के एक विंग में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना भयानक था कि प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर हवा में ही उड़ गया और कई यात्री हजारों फीट नीचे जा गिरे। देखते ही देखते प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया और तेजी से एक सुनसान आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। अंदर बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीख रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में प्लेन तेजी से नीचे की घनी झाड़ियों से टकरा गया, जिससे अचानक उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। जब जैक की आंखें खुली तब उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। घबराकर वह तुरंत बाहर की तरफ भागा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ है। इसी दौरान उसे दूर से इंसानों की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। जैक बिना देर किए आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ का मंजर पूरी तरह तबाही में बदल चुका था। हर तरफ घायल लोग पड़े थे और चीख पुकार मची हुई थी। जैक उस विमान में मौजूद इकलौता डॉक्टर था, इसलिए वह तुरंत लोगों की जान बचाने में जुट गया। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने देखा कि विमान का टूटा हुआ पंखा कभी भी नीचे फंसी एक प्रेग्नेंट लड़की के ऊपर गिर सकता है। जैसे ही जैक ने खतरा देखा, वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा और पंखे के गिरने से पहले उसे बचा लिया। लेकिन अगले ही पल पंखा जमीन से जा टकराया और एक भयानक विस्फोट हो गया। अपनी चोट की परवाह किए बिना जैक तुरंत लोगों की जान बचाने में जुट गया। लेकिन कुछ देर पहले हुए भयानक धमाके ने ज्यादातर घायलों को लाशों में बदल दिया था। कुछ देर बाद जैक अकेले जंगल के अंदर चला गया और अपने जख्म खुद सिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन चोट उसकी बाजू के ऐसे हिस्से में थी जहां तक उसका हाथ पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी वहां एक लड़की आई और जैक के मदद मांगते ही वह उसके टांके लगाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो यह देखकर हैरान थी कि बिना बेहोश किए भी जैक को टांके लगने पर बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा था। यहीं से दोनों की जान पहचान हो गई। रात होते ही जैक ने टूटे विमान का पिछला हिस्सा देखकर अंदाजा लगाया कि कॉकपिट शायद अभी भी सही सलामत है और अगर उन्हें वहां से सिग्नल ट्रांसमीटर मिल गया तो वे रेस्क्यू टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये बात सुनते ही लड़की, जिसका नाम कैट था, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने बताया कि दिन में उसने घाटी की तरफ धुआं उठते देखा था, जो शायद कॉकपिट के गिरने की जगह होगी। इसलिए उसने तुरंत जैक के साथ वहां चलने को कहा। यह सुनकर जैक को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी, लेकिन तभी अचानक दूर जंगल से अचानक एक खतरनाक दहाड़ सुनाई दी। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत आवाज की तरफ देखने लगे। तभी दूर खड़े पेड़ एक एक करके टूटने लगे, जिससे साफ पता चल गया कि जंगल के अंदर कोई विशाल राक्षस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि गनीमत रही कि राक्षस सामने नहीं आया और माहौल फिर से शांत हो गया। सुबह होते ही सभी लोग इकट्ठा होकर रात वाले जीव के बारे में बात करने लगे। किसी को लगा कि वह कोई डायनासोर था, तो कुछ उसे विशाल राक्षस मान रहे थे। डर अब हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। जैक भी अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो हर हाल में कॉकपिट तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए वह चार्ली और कैट को साथ लेकर उस खतरनाक जंगल के अंदर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी, जिससे कॉकपिट को ढूंढना मुश्किल हो गया। उधर विमान के अंदर छिपे लोगों ने भी महसूस किया कि वो रहस्यमयी जीव एक बार फिर से जाग चुका है, लेकिन जंगल में मौजूद तीनों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। काफी देर तक भटकने के बाद आखिरकार उन्हें विमान का अगला हिस्सा दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो फर्स्ट क्लास में बैठे सभी लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद जैक धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ बढ़ा और लोहे का टुकड़ा उठाकर दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल दरअसल जो कॉकपिट से बाहर निकला था वो सिर्फ एक लाश थी। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तब जैक कॉकपिट के अंदर घुस गया और सिग्नल डिवाइस ढूंढने लगा, लेकिन तभी अचानक पायलट जाग गया। गौर से देखने पर जैक को समझ आया कि पायलट अभी भी जिंदा है। अच्छी बात यह थी कि उसे सिर्फ सिर में चोट लगी थी। तभी पायलट ने विमान हादसे की असली वजह बताई। उसने कहा कि जब उनका विमान इस रहस्यमयी समुद्री इलाके में पहुंचा था तभी सारे सिग्नल अचानक गायब हो गए थे। खतरे को समझते हुए वह तुरंत विमान वापस मोड़ना चाहता था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी हवा ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही सेकंड में विमान हवा में ही टूटकर बिखरने लगा और उसके बाद वह बेहोश हो गया। पायलट के अंदाजे के मुताबिक वे लोग फिलहाल जमीन से हजारों किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह पर फंसे हुए थे। तभी अचानक पायलट को याद आया कि विमान में एक बैकअप वायरलेस सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन ढूंढने पर उन्हें पता चला कि सिग्नल डिवाइस पहले ही खराब हो चुका है। ये सुनते ही जैक और कैट की जिंदा बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी। अब उनके पास कैंप वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी बाहर से अचानक एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई दी।
दी और पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगा, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए और तुरंत खिड़कियों की तरफ देखने लगे। तभी विमान के बाहर एक विशाल परछाई गुजरती दिखाई दी। उसके कदमों की आवाज से पूरा जहाज कांपने लगा। पायलट बाहर देखने के लिए जैसे ही शीशे के पास पहुंचा, उसी पल कोई खतरनाक चीज उसे पकड़कर बाहर घसीट ले गई। ये देखकर कैट जोर से चीख पड़ी। जैक उसकी मदद कर पाता उससे पहले ही उस रहस्यमयी जीव ने पायलट को खून से लथपथ कर दिया। पायलट की मौत के बाद माहौल और भी डरावना हो गया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, विमान एक बार फिर जोर जोर से हिलने लगा और अचानक वो पेड़ से टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिससे तीनों इधर उधर जा गिरे। जैक ने बिना समय गवाए तुरंत सिग्नल डिवाइस उठाई और जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे से आती दहाड़ें उनके डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि वह रहस्यमयी जीव उनके पीछे नहीं आया, जिससे तीनों ने राहत की सांस ली और वापस कैंप की तरफ लौटने लगे। लेकिन कैंप पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां दो लोग आपस में लड़ रहे थे। जैक और माइकल तुरंत बीच में पहुंचे और दोनों को अलग करने लगे। पूछताछ करने पर पता चला कि जेम्स को शक था कि पूरे विमान हादसे के पीछे कर्ली का हाथ है, क्योंकि जिस हिस्से में कर्ली बैठा था वहां मौजूद बाकी सभी लोग मर चुके थे और सिर्फ वही जिंदा बचा था। ये सुनते ही कर्ली गुस्से से भड़क उठा और माहौल फिर से लड़ाई जैसा हो गया। लेकिन तभी केट जोर से चिल्लाई और दोनों को किसी तरह शांत कराया। इसके बाद उसने सबको बताया कि उन्हें सिग्नल डिवाइस मिल चुका है, लेकिन वह पूरी तरह खराब हालत में है। अगर उन्हें यहाँ से मदद बुलानी है तो पहले उस डिवाइस को ठीक करना बेहद जरूरी है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि किसी को भी ऐसी मशीन ठीक करनी नहीं आती थी। आखिर में कर्ली आगे आया और बोला कि वह इसे ठीक कर सकता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक जेम्स फिर से उस पर भड़क उठा। ये देखकर जैक अब और सहन नहीं कर सका और उसने गुस्से में जेम्स को चुप रहने की चेतावनी दे दी। क्योंकि जैक वाकई गुस्से में था, इसलिए जेम्स बिना कुछ बोले शांत हो गया। इसके बाद हंगामा खत्म हुआ और एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल कर्ली पहले सेना में कम्युनिकेशन ऑफिसर रह चुका था और यह सिग्नल डिवाइस भी मिलिट्री विमान की थी, इसलिए उसे ठीक करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। वह तुरंत काम में जुट गया और कुछ ही देर बाद उसने सिग्नल डिवाइस को दोबारा चालू कर दिया। लेकिन परेशानी यह थी कि बैटरी बहुत कम बची थी। अगर उन्हें मदद के लिए सिग्नल भेजना था तो डिवाइस को किसी ऊंची जगह पर ले जाना जरूरी था। लेकिन जब केट ने पूछा कि आखिर कितनी ऊंचाई चाहिए, तब कर्ली ने जंगल के बीच मौजूद एक विशाल चट्टान की तरफ इशारा किया। ये देखकर केट का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकली थी और अब वो फिर से जान जोखिम में डालना नहीं चाहती थी। लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कैट बिना जैक को बताए बाकी 4 लोगों के साथ उस खतरनाक जंगल के अंदर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में अचानक जेम्स भी उनके पीछे आ गया। उसने जानबूझकर कैट को धक्का मारा और अकेले आगे निकल गया। उसकी घटिया हरकतें देखकर अब केट भी उससे चिढ़ने लगी थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही इंसान उनकी जान बचाने वाला था। काफी मुश्किल पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद वे लोग घने जंगल तक पहुंच गए, जहां जेम्स अब भी लगातार कर्ली को प्लेन क्रैश के लिए ताने मार रहा था। उसकी बातें सुन सुनकर आखिरकार कर्ली का गुस्सा फूट पड़ा। वह पलटकर जवाब देने ही वाला था कि तभी पीछे से अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी लोग तुरंत घबराकर सामने की झाड़ियों की तरफ देखने लगे। झाड़ियों के अंदर कोई खतरनाक चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखते ही सभी लोग डर से कांप उठे और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जेम्स अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। जब बाकी लोग काफी दूर निकल गए, तब उसने अपनी पिस्टल निकाली और सामने की तरफ गोलियां चला दी। लेकिन वह जीव भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। इतनी गोलियां लगने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी किस्मत से जेम्स की एक गोली सीधे उस चीज के कमजोर हिस्से पर जा लगी। अचानक एक जोरदार चीख सुनते ही सभी लोग घबराकर वापस उस तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जीव को ठीक से देखा, तभी उनके होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक विशाल खूंखार पोलर बियर था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने गर्म और घने जंगल वाले टापू पर पोलर बियर आखिर आया कहां से। एक पल के लिए सबको लगा कि शायद प्लेन क्रैश के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि आखिर एक पैसेंजर विमान में जेम्स बंदूक लेकर कैसे घूम रहा था। सबके सवाल उठाने पर उसने तुरंत सफाई दी कि उसे ये बंदूक एक मरे हुए पुलिस वाले की लाश से मिली थी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने पुलिस बैज भी निकाल कर दिखाया, जिसके बाद लोगों का शक थोड़ा कम हुआ और वे दोबारा पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक डिवाइस ने फुल सिग्नल पकड़ लिए। यह देखकर कर्ली ने तुरंत मदद का सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रेस्क्यू चैनल पहले से ही इस्तेमाल हो रहा था। मतलब इस टापू पर उनके अलावा भी कोई और मौजूद था जो मदद के सिग्नल भेज रहा था। लेकिन यह बात समझ से बाहर थी कि इतनी सुनसान जगह पर भला उनके अलावा कोई दूसरा इंसान कैसे हो सकता है। सभी लोग अभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी डिवाइस के अंदर से अचानक किसी महिला की आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वह एक फ्रेंच महिला थी, जिसे सुनते ही सभी लोगों को लगा कि यह रेस्क्यू टीम है। यह सोचकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत फ्रेंच जानने वाली लड़की से रेस्क्यू टीम से बात करने को कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सभी के चेहरे उतर गए, क्योंकि वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी, बल्कि मदद की गुहार लगाते
दिखाती एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। तभी अचानक सिग्नल पूरी तरह कट गया। इसके बाद कर्ली ने फ्रीक्वेंसी चेक की और एक बेहद डरावनी बात पता लगाई। उसके मुताबिक यह सिग्नल पिछले 16 सालों से भेजा जा रहा था, लेकिन इतने सालों में कभी किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। यानी इस टापू पर फंसे लोगों के बारे में दुनिया को कभी पता ही नहीं चला। ये सच सुनते ही सभी लोग अंदर तक डर गए। उनके दिमाग में एक साथ कई सवाल घूमने लगे। आखिर इस टापू पर वह रहस्यमयी जीव क्या था? वो पोलर बेयर यहाँ कैसे पहुंचा? और उनका विमान अचानक हवा में टूटकर क्यों बिखर गया? इन सभी अजीब घटनाओं ने सबको अंदर तक डरा दिया। उन्हें अब लगने लगा था कि इस टापू पर जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। घटना के बाद सभी लोग वापस कैंप लौट आए। लोगों के बीच घबराहट न फैले इसलिए उन्होंने सिग्नल खो जाने का बहाना बनाया। लेकिन उसी रात माइकल का कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनते ही बाकी लोग भी घबराकर वहां इकट्ठा हो गए। जैक ने तुरंत टॉर्च उठाई और सावधानी से अंदर की तरफ देखने लगा, लेकिन अंधेरे और अजीब आवाजों के अलावा उसे वहां कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जेम्स से अब और इंतजार नहीं हुआ। उसने बिना सोचे सीधे सर्च लाइट चालू कर दी और अगले ही पल अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि वहां कई बड़े जंगली सुअर छिपे हुए थे। उन्हें देखते ही सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन हमला करने के बजाय सारे सुअर तेजी से जंगल के अंदर भाग निकले। उनके जाते ही सभी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि विमान में बचा सारा खाना खत्म हो चुका है। जेम्स इस बात से भड़क उठा कि मोटा जरूरत से ज्यादा खाना खा रहा था। देखते ही देखते दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देखकर जैक तुरंत बीच में आया और किसी तरह दोनों को शांत कराया, लेकिन अब वह भी समझ चुका था कि सिर्फ लड़ाई रोकने से कुछ नहीं होने वाला। अगर जल्द खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो भूखे लोग जल्द ही एक दूसरे पर हमला बोल देंगे। तभी अचानक जेम्स के पास एक चाकू उड़ता हुआ आया। ये देखकर सभी लोग तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगे। तभी गंजे आदमी ने कहा कि वे लोग जंगली सुअर का शिकार करके खा सकते हैं, लेकिन जेम्स को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि सिर्फ एक छोटे से चाकू से इतने बड़े जंगली सुअर का शिकार करना नामुमकिन है। लेकिन गंजे आदमी ने बहस करने की बजाय चुपचाप अपना सूटकेस खोला और अंदर से कई सारे चाकू निकाल लिए। इतने चाकू देखकर जेम्स भी हैरान रह गया। बिना एक पल गवाए तीनों लोग जंगल के अंदर सुअरों के निशान खोजने निकल पड़े। काफी देर तक घने जंगल में भटकने के बाद अचानक गंजे आदमी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत हाथ उठाकर बाकी दोनों को रुकने का इशारा किया। फिर एक बड़े पेड़ के पास जाकर उसे जंगली सुअर के निशान दिखाई दिए, जिससे उसे समझ आ गया कि शिकार ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वे लोग धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच गए। इसके बाद गंजे आदमी ने इशारों में प्लान समझाया। उसने कैट को अपने साथ सामने से हमला करने को कहा, जबकि माइकल को साइड से घेरने का इशारा दिया। लेकिन माइकल उंगली देखते ही गुस्से से चिल्ला पड़ा। आवाज सुनते ही जंगली सुअर सतर्क होकर तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। गंजा आदमी तो तुरंत साइड में कूद गया, लेकिन बेचारा माइकल चपेट में आ गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जंगली सुअर ने उस पर दोबारा हमला नहीं किया और माइकल को सिर्फ हल्की सी चोट आई। उधर गंजा आदमी भी बुरी तरह डर चुका था। कुछ देर आराम के बाद कैट ने उन्हें कैंप लौटने को कहा, लेकिन गंजा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने दोनों से वापस लौटने को कहा, जबकि वह अकेले जंगली सुअर का पीछा करने निकल पड़ा। आखिरकार कैट मजबूरी में माइकल को लेकर वापस लौटने लगी, लेकिन चलते चलते वह अचानक रुक गई और बिना कुछ बोले सीधे अपनी पैंट खोलने लगी। जंगल के बीच एक लड़की को ऐसा करते देखकर माइकल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि कैट करने क्या वाली है, लेकिन अगले ही पल कैट तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। दरअसल वह ऊपर जाकर सिग्नल चेक करना चाहती थी। बेचारा माइकल नीचे बैठकर चुपचाप उसे देखता रहा। जब कैट डिवाइस को ऊपर बांध रही थी, तभी अचानक जंगल से एक खतरनाक दहाड़ सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि वह बुरी तरह घबरा गई और उसके हाथ से सामान नीचे गिर गया। तभी पेड़ के ऊपर से उसकी नजर उसी खतरनाक राक्षस पर पड़ी जो इसी इलाके में घूम रहा था। उधर इस बात से बेखबर गंजा आदमी अभी भी जंगल में शिकार ढूंढने में लगा हुआ था। तभी सामने झाड़ियों के अंदर से जंगली सुअर की आवाज सुनाई दी। गंजा आदमी तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन अगले ही पल सुअर की आवाज अचानक एक दर्दनाक चीख में बदल गई। इसके तुरंत बाद आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और जंगल में किसी खतरनाक जीव की डरावनी दहाड़ गूंजने लगी। ये सब देखकर गंजे आदमी के होश उड़ गए। वह इतना डर चुका था कि भागना तक भूल गया। तभी अचानक वही विशाल राक्षस ठीक उसके सामने आ गया। दूसरी तरफ कैट और माइकल वापस कैंप पहुंच चुके थे। कैट ने तुरंत जैक को जंगल में हुई सारी घटना बता दी। उसने यह भी कहा कि गंजा आदमी शायद उस रहस्यमयी जीव का शिकार बन चुका है। यह सुनकर जैक का चेहरा कुछ देर के लिए उतर गया। तभी अचानक उसकी नजर पास की हिलती झाड़ियों पर पड़ी। उसे लगा कि शायद वही खतरनाक राक्षस यहाँ तक आ पहुंचा है। सच्चाई जानने के लिए वह बिना देर किए जंगल की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, घने जंगल के बीच से गंजा आदमी अचानक बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक जंगली सुअर भी था। उसके शरीर पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी कोई खतरनाक लड़ाई लड़ी है। रात होते ही सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी दौरान माइकल ने गंजे आदमी से पूछा कि क्या उसने सच में उस राक्षस को देखा था। गंजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने साफ कह दिया कि उसने वहां कुछ नहीं देखा। लेकिन माइकल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। अब खाने का इंतजाम तो हो चुका था, लेकिन एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। विमान में बचा ताजा पानी जल्द ही खत्म होने वाला था। वे लोग शिकार करके पेट तो भर सकते थे, लेकिन समुद्र का खारा पानी पीकर ज्यादा दिन
जिंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें हर हाल में रेस्क्यू टीम तक अपने जिंदा होने की खबर पहुंचानी थी। इसीलिए कर्ली बिना किसी को बताए दोबारा रेडियो सिग्नल ढूंढने के लिए पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही डिवाइस ने काम करना शुरू किया, उसी वक्त किसी ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि हमलावर ने उसे मारा नहीं, बल्कि सिर्फ सिग्नल डिवाइस तोड़ी और वहां से गायब हो गया। अब तक मिले सभी सबूतों को देखकर कर्ली को यकीन होने लगा कि इस टापू पर कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो नहीं चाहता कि यहाँ फंसे लोग बाहर जाएं। लेकिन वह आखिर कौन था, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। सच्चाई का पता लगाने के लिए अगले ही दिन कर्ली अकेले पूरे टापू की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर तक चलते रहने के बाद वह समुद्र किनारे बैठकर आराम करने लगा। तभी अचानक उसकी नजर रेत के अंदर दबी एक स्टील की मोटी तार पर पड़ी। वह तुरंत उसे बाहर खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उस तार का दूसरा सिरा सीधे समुद्र के अंदर जा रहा था, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तभी उसने देखा कि तार का दूसरा सिरा जंगल के अंदर की ओर भी जा रहा है। यह देखकर उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई और वह तुरंत उस केबल का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसका रास्ता रुक गया। नीचे झुककर देखा तो वहाँ पतली लोहे की तार बिछी हुई थी, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह एक खतरनाक जाल है। इसलिए वो बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन दूसरा कदम रखते ही अचानक क्लिक की आवाज आई और जाल एक्टिव हो गया। अचानक एक नुकीली शाखा उसकी जांग को चीरते हुए आर पार निकल गई। भयानक दर्द से कर्ली हवा में झटपटाते हुए जोर जोर से चीखने लगा। कुछ पल तक वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और पूरी ताकत लगाकर उस नुकीली शाखा को अपनी टांग से बाहर खींचकर निकाल दिया। लेकिन तेज दर्द और खून बहने की वजह से वह तुरंत बेहोश हो गया। देखते ही देखते रात हो गई। कुछ समय बाद कर्ली की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए आवाज लगाता, अचानक एक रहस्यमयी आदमी वहां पहुंच गया और उसने रस्सी काट दी। अगले ही पल कर्ली सिर के बल जमीन पर आ गिरा, जिससे उसका सर बुरी तरह चकरा गया। उसे बस इतना दिखाई दिया कि कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसके तुरंत बाद वह दोबारा बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो होश में आया, तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और उसे समझ आ गया कि कैंप में जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए वह अपनी घायल टांग की परवाह किए बिना तेजी से कैंप की तरफ भागने लगा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां खौफनाक घटना शुरू हो चुकी थी। अचानक कैंप में मौजूद एक प्रेग्नेंट लड़की नींद से जाग गई। लेकिन जब उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका बच्चा गायब था। तभी उसे कहीं से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह गंजे आदमी तक पहुंची, जिसकी एक आंख काली थी और वह अजीब भविष्यवाणियां कर रहा था। उसका डरावना चेहरा देखकर भी लड़की नहीं रुकी और सीधे आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर बाद वह एक बेबी कार्ट के पास पहुंच गई, जहां सफेद कपड़े के अंदर से लगातार बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। सच जानने के लिए उसने हिम्मत करके कपड़ा हटाया, लेकिन अंदर बच्चे की जगह सिर्फ मांस के टुकड़े पड़े थे। ये खौफनाक नजारा देखते ही वो जोर से चीख पड़ी। चीख सुनते ही चार्ली तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक एना अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और आसपास मौजूद लोगों पर हमला कर रही थी। हालांकि चार्ली ने किसी तरह उसे शांत कर दिया। शुरुआत में सभी को लगा कि एना ने कोई डरावना सपना देखा है, लेकिन जब उन्होंने उसके हाथों की तरफ देखा तो वहां सच में खून लगा हुआ था, जिससे सभी के अंदर एक अजीब सा डर फैल गया। सुबह जब जैक ने एना के हाथ की जांच की, तब पता चला कि डर के कारण उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली थी कि उसके नाखून हथेली में घुस गए थे। इसी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा था। ये जानकर सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात जब एना सो रही थी, तभी अचानक उस पर हमला हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके पेट पर चाकू से वार कर रहा हो। चीख सुनते ही बाकी लोग भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। घबराई हुई एना ने बताया कि किसी ने अभी अभी उसके पेट पर हमला किया था। लेकिन जब जैक ने उसके कपड़ा हटाकर देखा तो पेट पर एक भी निशान मौजूद नहीं था। जैक को लगा कि एना को प्रेगनेंसी की वजह से उसे ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, इसीलिए उसने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसे दवा खाकर आराम करने को कहा। लेकिन जैक की यह बात सुनते ही एना बुरी तरह भड़क गई। उसे लगने लगा कि जैक उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। इसी वजह से वह गुस्से में अपना सामान उठाकर कैंप छोड़कर जंगल के अंदर चली गई। चार्ली ये सब देख नहीं सका और वह तुरंत एना को मनाने उसके पीछे चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एना के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। ये देखकर चार्ली घबरा गया और तुरंत जैक को बुलाने के लिए कैंप की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जिम से हो गई। चार्ली ने बिना देर किए उसे जैक को एना की हालत के बारे में बताने के लिए भेज दिया। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर सभी के लिए भारी पड़ने वाला था। उधर एना का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और दोनों वापस कैंप की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी रास्ते में अचानक जिम दिखाई दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जैक को अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह अजीब नजरों से लगातार एना को घूर रहा था। उसी समय कर्ली लंगड़ाते हुए कैंप वापस पहुंचा। उसने जैक को बताया कि इस टापू पर उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। जैक अभी इस बात को समझ ही रहा था कि तभी मोटा आदमी भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने घबराते हुए बताया कि विमान हादसे में एक और इंसान बचा था, जो अब तक सबसे छिपकर रह रहा था, और उसका नाम जिम था। यह सुनते ही जैक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब कुछ
बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो तुरंत गंजे के साथ एना और चार्ली को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ लड़ाई के निशान बचे थे, जबकि एना और चार्ली दोनों गायब थे। तभी गंजे ने पहले कैंप लौटकर जरूरी सामान लाने को कहा, लेकिन जैक बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर उसने एना की बात पर शक नहीं किया होता तो वह आज इस मुसीबत में भी नहीं फंसती। इसी पछतावे में जैक अकेला ही जंगल के अंदर भाग पड़ा और पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे एहसास हुआ कि वह बार बार एक ही जगह पर घूम रहा है, मानो वो किसी भूल भुलैया में फंस गया था। कुछ देर बाद गंजा बाकी लोगों के साथ जैक तक पहुंचा, तब जाकर तलाश फिर से शुरू हुई। हालांकि राहत की बात यह थी कि रास्ते में उन्हें चार्ली के कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिल गया, जिससे साफ हो गया कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन तभी उनके सामने दो अलग अलग रास्ते आ गए, जहाँ दोनों तरफ पैरों के निशान थे, जिसके बाद चारों लोगों ने अलग अलग जाकर तलाश करने का फैसला किया। गंजा आदमी एक तरफ निकल गया, जबकि जैक कैट को साथ लेकर दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और चार्ली को ढूंढना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। काफी देर जंगल में भटकने के बाद जैक को अचानक उसके कपड़े का एक और फटा हुआ टुकड़ा मिला, जिससे उसे लगा कि अब वो उसके काफी करीब पहुंच चुका है। लेकिन तभी अचानक उसे एना की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए जैक तुरंत पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। कैट भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन जल्दबाजी में जैक का हाथ फिसल गया और वह सीधे पहाड़ी से नीचे जा गिरा। काफी मुश्किल से जब वह पलटकर उठने लगा, तभी उसने देखा कि जिम ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने बिना कुछ बोले जैक को जोरदार लात मारी और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो वह चार्ली को मार डालेगा। लेकिन जैक ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे पैर पकड़कर दूर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद वह गुस्से में उसकी तरफ हमला करने दौड़ा, लेकिन जिम ने आराम से उसका मुक्का बचा लिया और पलटकर कई ताबड़तोड़ घूंसे मार दिए। कुछ ही पलों में जैक जमीन पर जा गिरा। हालांकि उसने हार नहीं मानी और दोबारा हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका वार फिर खाली चला गया। तभी जिम ने एक और जबरदस्त हमला किया और आखिर में जोरदार लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ मिनट बाद कैट को बेहोश जैक मिल गया, लेकिन होश में आते ही जैक फिर से आगे बढ़ने की जिद करने लगा। कैली ने उसे समझाया कि बारिश की वजह से सारे निशान मिट चुके हैं और अब उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैक ने उसकी एक नहीं सुनी और अकेले ही आगे बढ़ने लगा। मजबूर होकर कैट को भी उसके पीछे जाना पड़ा। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद दोनों की नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी, जहाँ चार्ली हवा में लटका हुआ था। ये देखकर जैक तेजी से उसकी तरफ भागा और बिना एक पल गवाए उसे तुरंत नीचे उतार लिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चार्ली की सांसें पहले ही रुक चुकी थी। जैक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसका बचना लगभग नामुमकिन था। कैट ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन जैक फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार चार्ली के शरीर पर मुक्के मारता रहा। वो किसी भी हालत में अपने सबसे अच्छे साथी को खोना नहीं चाहता था। जैक को इतना परेशान देखकर केली और भी जोर जोर से रोने लगी। कई कोशिशों के बाद जब कुछ नहीं हुआ, तब जैक ने आखिरी मुक्का मारा और अचानक चार्ली की सांसें लौट आईं। और इसी के साथ इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो गया। अब जो पार्ट 2 होगा वह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चार्ली जंगल के बारे में कुछ ऐसी भयानक बातें बताएगा जिससे सभी की रूह कांप उठेगी। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मुझे इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। और बाकी आप समझदार हो। बाय।